हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 का अकाउंटेंसी का साझेदारी की अवधारणा यानी कि हमारा पहला चैप्टर बोर्ड का जो हमारा नया सेशन है 24-25 के लिए वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज हमारा पूरा एग्जाम तक चलेगी। अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एक करके वीडियो देखिए, इससे आपकी साझेदारी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम साझेदारी की जितनी भी थ्योरीज होती है वो सारी थ्योरी का अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको पहले थ्योरी करवा दूंगा, उसके बाद हम एक एक करके प्रैक्टिकल का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उनके क्वेश्चनों को करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे अगर बीएसटी की भी सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको भी पहले देख सकते हैं, वो भी हमारी चल रही है। अब हम करते हैं आज शुरू आधारभूत परिचय। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब साझेदारी क्या होता है। सबसे पहले क्या बात करेंगे, साझेदारी क्या होता है। आपने सुना होगा कि काफी ये दो लोग हैं, ये दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं। आपने 11 में पढ़ा होगा कि बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली साझेदारी क्या होता है, देखो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी कार्य को कर रहे हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, क्या हो, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, वह लाभों को किसी निश्चित अनुपात के रूप में बांटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उन लाभों को वो निश्चित अनुपात में बांटते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो देखना साझेदारी का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, या तो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यापार संचालित किया जाता है। अब देखो, जरूरी नहीं कि चार पार्टनर है तो चारों के चारों बिजनेस को संचालित करेंगे, उनमें से सभी के द्वारा भी संचालित हो सकता है, या उनके में से एक किसी एक के द्वारा, दो के द्वारा या तीन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, व्यापार को संचालित कर सकते हैं। तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मिलकर किसी लाभों को निश्चित अनुपात में बांटते हैं, या तो वे सब एक साथ संचालित कर सकते हैं या उनमें से कोई एक जो उन सब के बिहाफ पर वो संचालित कर सकता है। अब बात करते हैं हम साझेदारी में ये परिभाषा से क्या क्या विशेषता निकली है। देखना, सबसे पहले हमने सीखा भाई साहब कम से कम दो लोग तो होंगे ही होंगे। कम से कम साझेदारी में कितने लोग होंगे, दो। कोई भी एक पर्सन अपने हाथ से तो साझेदारी कर नहीं सकता, तो कम से कम कितने लोग चाहिए, दो। देखना, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति जरूरी है। अब भाई साहब अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक का जो संख्या है वो साझेदारी अधिनियम में नहीं दी गई है। क्या कह रहा हूं, वापस से सुनना। साझेदारी की अधिकतम संख्या का उल्लेख साझेदारी अधिनियम 1932 में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हमको कैसे पता चलेगा कितना है, तो उसके लिए कंपनी अधिनियम की धारा 464, कंपनी अधिनियम 2000 धारा 464 में ये कहा है कि एक साझेदारी में 50 से अधिक व्यक्ति या साझेदार नहीं हो सकते। तो अधिकतम कंपनी अधिनियम के अनुसार 50 हो सकते हैं और कम से कम कितने लोग होंगे, दो लोग होंगे। तो पहली विशेषता हो गई। दूसरी देखना, साझेदारों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो देखना, साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है, एग्रीमेंट के द्वारा साझेदारी बनती है। एग्रीमेंट होगा भाई, आपने मेरे से पूछा कि हाँ सर हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, कि मैंने उसको स्वीकार कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया हमारे बीच में। इसकी उत्पत्ति ठहराव से होनी चाहिए, ना कि किसी कानून से। ठहराव यानी कि एग्रीमेंट मौखिक लिखित दोनों हो सकता है। इसमें साझेदारी के अधिकार दायित्व निश्चित होंगे। तो साझेदारी के बीच में ठहराव होगा, कम से कम दो व्यक्ति होंगे, अधिकतम 50 व्यक्ति होंगे, धारा 464 के अंतर्गत। तीसरा क्या कह रहा है, व्यवसाय की उपस्थिति लाभ कमाना उद्देश्य होगा। देखो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई सेवा कर रहे हो, दो चार जने मिलकर एक साथ, तो वो सेवा करना साझेदारी नहीं है, लाभ कमाना उद्देश्य होगा। कोई कानूनी एक्टिविटी कर रहे हो आप कानून के अंतर्गत, तो वो सारी साझेदारी में पाई जाएगी। तो देखो, साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय के लिए होना चाहिए जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होना चाहिए। ऐसा कानून के अंतर्गत होना चाहिए, यानी कि
इलीगल काम नहीं कर रहे हो, आप कानूनी काम कर रहे हो, लाभ उद्देश्य का होना चाहिए, ऐसा व्यवसाय होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है देखना, लाभों का बंटवारा करोगे निश्चित अनुपात में। मान लो भाई आप दो पार्टनर हो, ये है और ये ए है, ये बी है, तो इसका रेशियो मान लो 3:2 हो सकता है, 1:1 हो सकता है। तो किसी भी निश्चित अनुपात में लाभों का बंटवारा करोगे। अब साझेदारी में रिलेशन कैसा होता है, स्वामी का और एजेंट का रिलेशन होता है। याद रखना, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एजेंट का रिलेशन होता है साझेदारी में। या तो संचालन सभी के द्वारा होगा या उनकी तरफ से कुछ के द्वारा हो सकता है संचालन। मैंने आपको कहा था साझेदारी का संचालन या तो सभी जिन्हें कर सकते हैं या उनके सभी के बिहाफ से कोई कुछ लोग भी कर सकते हैं, पृथक अस्तित्व नहीं। याद रखना यहां पर ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं है। पृथक अस्तित्व का मतलब क्या होता है, मान लो देखो दो पार्टनर है, ठीक है ना, और ये पार्टनरशिप फर्म है, ये क्या है, फर्म बोलते हैं, बिजनेस को हम फर्म बोल देंगे और इनको क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। ये क्या है, पार्टनर है और ये पार्टनरशिप फर्म है। अब ये अपने नाम से पार्टनरशिप फर्म, पृथक अस्तित्व नहीं है, यानी दोनों एक ही है। ये सब क्या होंगे, दोनों फर्म और पार्टनरशिप का अस्तित्व एक ही होगा, इन दोनों को एक ही व्यक्ति मानेंगे, अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि फर्म अपने नाम से कुछ भी खरीद नहीं सकती, सब साझेदारों के नामों से होगा, तो इनका क्या नहीं होगा, पृथक अस्तित्व नहीं है। इनके मरने के द्वारा साझेदारी भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दो पार्टनर थे, दोनों मर गए या दिवालिया हो गए, रिटायरमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो साझेदारी भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं साझेदारी विलेख क्या होता है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड। देखो आपने पार्टनरशिप की किसी के साथ में, आपने उससे साथ एग्रीमेंट किया कि हाँ भी तुमने इतने पैसे लगाए, मैंने इतने पैसे लगाए, तू इतनी सैलरी लेगा, मैं इतनी सैलरी लूंगा, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगा, तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो ये होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो ये सारे एग्रीमेंट आप करती हो। तो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। परंतु भविष्य में कोई लड़ाई नहीं हो, कोई डिस्प्यूट नहीं हो बिटवीन द पार्टनर्स, इसके लिए हम एग्रीमेंट रिटर्न में बनाते हैं। उस रिटर्न में एग्रीमेंट, जो लिखित एग्रीमेंट होता है, लिखित ठहराव होता है साझेदारी के बीच में, उसे हम डीड कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, पार्टनरशिप डीड। आप मकान बनाते हो, वहां पर भी आप लिखा पढ़ी करते हो, वहां पर भी आप डीड बनाते हो। वैसे ही साझेदारी में जो भी पैसा लगा रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसे पर्टिकुलर डीड बनेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। देखना, साझेदारी का अस्तित्व बीच समझौते से होता है। यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ठहराव यानी एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। भविष्य के लिए उपयुक्त कौन सा रहता है, लिखित रहता है, क्योंकि भविष्य में साझेदारों के मध्य मतभेद नहीं हो, इससे निपटारा करने के लिए हम कौन सा बनाते हैं, लिखित समझौता बनाते हैं। वापस से देखो, साझेदारी का निर्माण एक ठहराव से होता है, समझौते से होता है। वह समझौता लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, परंतु भविष्य में कोई मतभेद नहीं हो, कोई टकराव नहीं हो, इसलिए हम प्रेफरेंस कहते हैं कि पहले हम रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे। उसी रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहलाते हैं, साझेदारी विलेख कहलाता है। साझेदारी विलेख में कौन कौन सी बातें लिखी हुई होती है, तो साझेदारी विलेख में यानी कि एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ होगा। सबसे पहले फर्म का नाम और पता आएगा, फिर आएगा साझेदारों के नाम व उसके पते आएंगे, फिर आएगा साझेदारी की क्या अवधि है, कितने साझेदारों ने पूंजी लगाई है ये लिखा हुआ होगा, लाभ हानि किस अनुपात में बांटोगे ये लिखा हुआ होगा, अंतिम खाते कैसे रखेंगे, कैसे तैयार करेंगे ये लिखा होगा, कि भाई पूंजी पर कितना ब्याज देंगे ये लिखा हुआ होगा, आरण कैसे होगा और आरण पर क्या ब्याज के नियम होंगे ये लिखा होगा, किसको कितना वेतन देना है, कमीशन दिया जाना है वो लिखा हुआ होगा। ये सारे अपन एग्रीमेंट में लिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी विलेख की विषय वस्तु। अब हम बात करेंगे साझेदारी के सलेह के अभाव में नियम। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप एक्ट में साझेदारी डीड नहीं बनाई है, यानी कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप में डीड नहीं होगी तो क्या रूल एप्लीकेबल होंगे,
तो सबसे पहले रूल एप्लीकेबल क्या होगा, याद रखना, उनका बराबर हो जाएगा। क्या होगा, जैसे कोई भी रेशियो है, मान लो उनका 3:1 रेशियो है, तीन चीजें थे, क्या रेशियो था, 3:1, बट अब रेशियो क्या माना जाएगा, बराबर माना जाएगा, यानी कि 1:1:1 माना जाएगा। तो पहला रूल क्या आया, सभी का अनुपात बराबर होगा, लाभ हानि अनुपात बराबर होगा। फिर दूसरा रूल आता है कि भाई साहब, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उन पे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही आहरण पर भी ब्याज हम वसूल नहीं करेंगे, उन्होंने कोई ड्राइंग की है तो उनसे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं वसूल किया जाएगा, लाभ हानि अनुपात सबका समान रहेगा। ये चीज याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पार्टनर ने ऋण दिया है, लोन दिया है फर्म को, तो उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा। याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है 6%, ये याद रखना पर एनम है, क्या है, साल भर की दर है। साल भर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसको 6% मिलेगा। और किसी को भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, यानी पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, जैसे वेतन, कमीशन, बोनस, ये कुछ भी नहीं मिलेगा, और सभी का अधिकार समान हो जाएगा। तो ये चीजें होगी कब, जब साझेदारी सलेख नहीं बनाया है, या साझेदारी सलेख के अभाव में क्या साझेदारी अधिनियम में नियम लागू होंगे, ये सारे नियम है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, मान लो भाई बड़ा क्वेश्चन बना, उसमें बोला कि रेशियो ये रहेगा, इन्होंने इतने इतने पूंजी लगे, इनको इतना ब्याज देना है, परंतु उन्होंने अधिनियम में डीड नहीं बनाई, डीड नहीं बनाई तो अनुपात सबका सेम, किसी को भी सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सभी का अनुपात समान हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, ये चीजें होगी। और लोन पर खासकर याद रखना 10% उनको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना।